नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी की दोस्तों श्रृंखला के तहत दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम दोस्तों आरपीएससी और के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने आरपीएससी के दौरान दोस्तों कराए गए दोस्तों 23 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे। दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों 50 वीडियो कंप्लीट कर लेते दोस्तों। अभी भी दोस्तों 50 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करना अभी भी बाकी है दोस्तों। करीबन दोस्तों अभी 100 वीडियो और बनेंगे दोस्तों, जिनको हम दोस्तों भारतीय संविधान की वीडियो कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों, यूपीएससी और आरपीएससी के लिए दोस्तों है नहीं बात के साथ में दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों विश्वास कीजिए दोस्तों, आप नहीं बाहर चैनल पर दोस्तों अगर आपने दोस्तों वीडियो देखे भी होंगे तो पता भी होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। चाहे वो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड हो, यूपीएससी हो दोस्तों, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, वीडियो नंबर दोस्तों 11 है और पेपर नंबर 5 है। दोस्तों आप लोगों को पता है, जूनियर लीगल दोस्तों जो ऑफिसर का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था, इसमें 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। पेपर 3 भागों में बटा हुआ था, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट 3 में दोस्तों, जिसमें से दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो पार्ट 1 था दोस्तों, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। 4 पार्ट में हमने उसको दोस्तों कंप्लीट किया था दोस्तों 50 क्वेश्चनों को। पार्ट नंबर दोस्तों जो बी है दोस्तों, ये कुछ दोस्तों तथ्यों से संबंधित है दोस्तों, जिसमें दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लायक है दोस्तों। उन क्वेश्चनों का दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों के सामने आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं दोस्तों, संभावनाएं व्यक्त करेंगे दोस्तों। तो जूनियर लीगल दोस्तों जो ऑफिसर का दोस्तों जो पार्ट नंबर दोस्तों जो बी है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों कुल 50% आए थे। हम इसी वीडियो में दोस्तों इस पार्ट नंबर बी को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो पार्ट नंबर बी में दोस्तों 50% आए थे दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम में दोस्तों। तो 50% को दोस्तों इसी वीडियो में दोस्तों 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हमारा 11वां नंबर का वीडियो था। अगर अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों है बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूले, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ से दोस्तों, जो आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए दोस्तों, को शेयर करने दोस्तों। तब दोस्तों आपकी छोटी सी दोस्तों एक हेल्प भी दोस्तों किसी के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार साबित हो सकती है। हो रहा दोस्तों भविष्य में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। 50 क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों 4 पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में दोस्तों। जो बी ऑप्शन दोस्तों, जो पार्ट बी वाला दोस्तों जो पेपर था, इसमें भी 50 क्वेश्चन आए थे, जिसे दोस्तों हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों तथ्यों से संबंधित थे दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों कि आपातकाल घोषित होने पर दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इससे पहला वाला दोस्तों पार्ट नंबर दोस्तों जो 4 था दोस्तों, उसमें कंप्लीट कर चुके थे वीडियो नंबर 10 में दोस्तों। तो इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन हम आप लोगों को कंप्लीट करा चुके थे दोस्तों, और हमने आप लोगों को दोस्तों बताया भी था दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन रिवीजन होते रहेंगे आप लोगों के सामने दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि आपातकाल घोषित होने पर, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 352 का प्रयोग होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती। दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बताया भी था दोस्तों कि आपातकाल घोषित होने पर दोस्तों जो सरकार है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ना, वो मूल अधिकारों को दोस्तों वापस नहीं ले सकता दोस्तों। कौन कौन से मूल अधिकार थे दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को दोस्तों। हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों अनुच्छेद 359 में दोस्तों ये ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 359 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आपातकाल घोषित होने पर भी दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग होने पर सरकार मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती दोस्तों। किस किस को नहीं ले सकती, अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों। बाकी दोस्तों इन दोनों को छोड़ने के बाद में दोस्तों जितने भी अधिकार बचे ना, उन सब को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बाकी जितने भी दोस्तों जो अधिकार बचते हैं दोस्तों आप लोगों के दोस्तों, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दोस्तों, उन सब का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन दोस्तों। हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले दोस्तों इन सब चीज़ों की चर्चा कर चुके थे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों हम न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों बारे में आप लोगों को दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों बता चुके थे दोस्तों। आप हमारे दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों पुराने वीडियो जरूर देखे दोस्तों, इससे पहले दोस्तों वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। न्यायिक पुनरावलोकन आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कहीं पर भी दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों परिभाषित नहीं है, और ये दोस्तों हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की दोस्तों शक्ति के अंतर्गत दोस्तों
सर्वोच्च न्यायालय और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो हाई कोर्ट होती है, इनके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों जो हाई कोर्ट क्या करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यानी कि दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन में क्या किया जाता है, यही दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों कि हमारी कोई सी भी दोस्तों कानून हो गया दोस्तों, उसकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है कि कोई सा कानून दोस्तों सही है या गलत है, इसका दोस्तों निर्णय करना है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है दोस्तों, विधियों की संवैधानिक वैधता की परीक्षण करना। तो हमारी दोस्तों जो विधियां होती है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो कानून होते हैं ना, उनकी संवैधानिक दोस्तों जो वैधता होती है उसका परीक्षण करना ही दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर भी हम आप लोगों को दोस्तों बहुत पहले बता चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए नहीं हमारे चैनल पर। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि दोस्तों जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं ना दोस्तों राज्यों में, दोस्तों हमारे वर्तमान में दोस्तों भारत देश में दोस्तों 25 हाई कोर्ट है दोस्तों। कितने हाई कोर्ट है, जिनमें से दोस्तों 5 संयुक्त हाई कोर्ट है। तो दोस्तों हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की दोस्तों जो आयु होती है वो कितनी होती है। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि किसी भी दोस्तों हाई कोर्ट में दोस्तों अगर न्यायाधीशों की दोस्तों जो सेवानिवृत्ति की दोस्तों जो आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। कितनी होती है दोस्तों, 62 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट में यही दोस्तों जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हो दोस्तों चाहे वो हाई कोर्ट हो, इसमें न्यूनतम आयु का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों वाले अपने पार्ट में दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत ही शानदार चीज़ बताई थी दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो दोस्तों एकल नागरिकता हो गई दोस्तों, एकल नौकरशाही और एकल दोस्तों न्यायपालिका, ये सब दोस्तों हमने ब्रिटेन से लिए। तो 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, चौथा ऑप्शन गलत था, उसको हमने हटा दिया है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों ब्रिटेन के संविधान की। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है दोस्तों, शासन की दोस्तों संसदीय प्रणाली ली है। क्या लिए दोस्तों, शासन की दोस्तों जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ली है। और दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था भी दोस्तों कि संसदीय प्रणाली में निकास ली दोस्तों ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया था दोस्तों। एकल नागरिकता हमने यहाँ से ली थी दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का पद यहाँ से लिया था। महान्यायवादी का दोस्तों पद हो गया। हमारे द्विसदन की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली थी दोस्तों, ब्रिटेन से ही ली थी दोस्तों। तो द्विसदन व्यवस्था, लोकसभा अध्यक्ष का पद, शासन की संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता दोस्तों, एकल न्यायपालिका, एकल नौकरशाही, महान्यायवादी का पद, सीएजी का पद दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, राज्यपाल की दोस्तों जो संविवेकीय शक्तियाँ हैं वो भी हमने यहीं से लिए दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश। दोस्तों हमारे आपको पता है दोस्तों, हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। हम आप लोगों को ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी न्यायालय में दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दोस्तों जो गारंटी है किस याचिका द्वारा दी गई है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किसकी दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दोस्तों जो गारंटी है दोस्तों वो किस याचिका के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों जो गारंटी है दोस्तों वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा दी गई थी, जिसे दोस्तों आप इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हेबस कार्पस। क्या नाम है दोस्तों, हेबस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेबस कार्पस। तो अनुच्छेद 56 कहता है दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दोस्तों जो गारंटी दी गई है दोस्तों वो हेबस कार्पस के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दोस्तों दी गई है दोस्तों, हेबस कार्पस के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा दी गई, जिसे रीट कहते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32 में इन सब का उल्लेख है दोस्तों। किस में दोस्तों, 5 रीट का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। और हाई कोर्ट के लिए दोस्तों जो रीट का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों वो अनुच्छेद 226 में किया गया है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 226 में। क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीसी के द्वारा पूछा जा चुका है, हम आप लोगों को बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57। सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 57 है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दोस्तों वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों संचित निधि से। आप जानते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत की दोस्तों जो संचित निधि है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमें सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों इनको वेतन प्राप्त होता है। और आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 की धारा 1 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस संचित निधि का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? संचित निधि का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 266(1) में। जबकि आप जानते हो दोस्तों इसी संचित निधि से दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए दोस्तों, CAG हो गए दोस्तों, इनको सबको वेतन प्राप्ति इसी संचित निधि से होता है। ठीक है दोस्तों, तो संचित निधि का दोस्तों हमारे संविधान में उल्लेख कहाँ पर दोस्तों? अनुच्छेद 266 की धारा 1 में उल्लेख है। जबकि आपको पता है दोस्तों जो आकस्मिक दोस्तों जो निधि है इसका दोस्तों अनुच्छेद 267 में उल्लेख है। तो दोस्तों तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया दोस्तों, CAG का पद हो गया, इन सबको दोस्तों जो वेतन प्राप्त होता है दोस्तों वो संचित निधि से मिलता है। संचित निधि का उल्लेख दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 266 की धारा 1 में दोस्तों। वहीं आप जानते हैं दोस्तों आकस्मिक निधि का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 267 में। कहाँ पे दोस्तों? अनुच्छेद 267 में। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। क्या नाम है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों की दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों इसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों यहाँ से अभी तक दोस्तों 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन से रिलेटेड उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि उच्चतम न्यायालय यानी कि दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और उच्च न्यायालय यानी कि दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट है का अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अभिलेख न्यायालय होता है दोस्तों उसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो अभिलेख न्यायालय की दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों अभिलेख न्यायालय क्या होता है दोस्तों? इसका उत्तर दोस्तों पहले दोस्तों इसका उत्तर चेक कर लेते हैं। दोस्तों RPSC के द्वारा दोस्तों जो इसका उत्तर माना गया है दोस्तों कि न्यायालय जो भी अपने दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं दोस्तों, एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हो गया दोस्तों, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया, उसके अधीन दोस्तों जितने भी न्यायालय होते हैं दोस्तों, यानी कि न्यायालय जो कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख संधारित करता है। अभिलेखों यानी न्यायालयों को अभिलेख संधारित करता है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों अभिलेख न्यायालय। तो न्यायालय जो कि दोस्तों अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं ना दोस्तों उनको अभिलेख संधारित करता है। क्या करता है दोस्तों? अभिलेख संधारित करता है। अभिलेख का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर संदर्भ दोस्तों नजीर, यानी कि कोई सा भी निर्णय अगर वो देता है तो उन सभी न्यायालयों पर दोस्तों लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिलेख के रूप में दोस्तों उनको रखता है, यानी कि दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कोई निर्णय दिया तो उसको दोस्तों वो एक अभिलेख के रूप में रखेगा, ताकि दोस्तों नीचे के दोस्तों जितने भी दोस्तों न्यायालय हो गए दोस्तों उन सब पर दोस्तों वो लागू होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोस्तों जो भी निर्णय दिया उन सभी निर्णयों को क्या रखा जाता है दोस्तों? रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रखने का मतलब दोस्तों उनको अभिलेख के रूप में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिलेख संधारित करता है यानी कि दोस्तों उनका रिकॉर्ड रखा जाता है सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों बात इस क्वेश्चन के आंसर की। अब बात करते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो अभिलेख न्यायालय रखा जाता है ना दोस्तों, अभिलेख न्यायालय जो रखा जाता है वो किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 129। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 129। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 129 में। बात करेंगे दोस्तों 129 में क्या है दोस्तों? 129 में यही चीज़ उल्लेखित है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के लिए दोस्तों जो अभिलेख संधारित किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों याद रखना दोस्तों इसके 2 अर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर इसके 2 अर्थ बताए गए हैं दोस्तों। किसके? कि दोस्तों जो ये सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों वो अपने निर्णयों का क्या रखेगा दोस्तों? रिकॉर्ड रखेगा। इसके 2 अर्थ बताए गए। क्या अर्थ बताए गए? नंबर 1 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो सभी निर्णय होते हैं वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कोई सा भी निर्णय दे दिया है दोस्तों किसी भी न्यायालय में, आप जानते हो दोस्तों कोई सा भी वाद आ गया, कोई सा निर्णय आ गया, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए दोस्तों क्या होंगे दोस्तों? नजीर होंगे। क्या नाम है दोस्तों? नजीर होंगे। नजीर के बाद में दोस्तों इसे संदर्भ भी बोलते हैं। संदर्भ या रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस का मतलब जानते हैं दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा मामला दोस्तों जिसमें कोई सा कानून की व्याख्या कर दी हो, वो नीचे के दोस्तों जितने भी न्यायालय होते हैं उनके लिए दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? रेफरेंस के रूप में होगा। यानी कि जैसा न्यायालय ने दोस्तों आदेश दिया वही आदेश दोस्तों नीचे के दोस्तों जो न्यायालय होंगे उनको देना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय
भारत के सभी न्यायालयों के लिए दोस्तों रेफरेंस के रूप में होते हैं, संदर्भ या जिसे दोस्तों नजीर भी बोलते हैं। दूसरा इसी शब्द का दूसरा अर्थ निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जो होता है वो अपनी अवमानना पर, किस पे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर संबंधित व्यक्ति को सजा भी दे सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दोस्तों उस अभिलेख न्यायालय का या फिर उस निर्णय का दोस्तों अगर विरोध करता है, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अगर कोई निर्णय दिया, अगर कोई व्यक्ति या कोई न्यायालय दोस्तों उस निर्णय का दोस्तों विरोध करता है तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों उसको सजा भी दे सकता है। किसके आधार पर दोस्तों, अवमानना के आधार पर। यानी कि अगर वो व्यक्ति उस निर्णय को नहीं मानता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी दोस्तों, अवमानना होगी। अतः उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे सकता है, 6 माह की सजा और 20,000 रुपये दोस्तों इसके लिए निर्धारित की गई। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपनी अवमानना के लिए दोस्तों संबंधित व्यक्ति को सजा भी दे सकता है, 6 माह की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों भी दे सकता है। समय समय पर दोस्तों इसको बाद में बढ़ा भी दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक अधिनियम आया था दोस्तों, अवमानना का अधिनियम। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। हमारे दोस्तों जो संसद है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो पार्लियामेंट है, इसके द्वारा दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है दोस्तों न्यायिक अवमानना अधिनियम। क्या नाम है दोस्तों, न्यायिक अवमानना अधिनियम सन 1971। क्या नाम है दोस्तों, न्यायिक अवमानना अधिनियम सन 1971। इसको दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों याद रखना दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ एक्ट सन 1971। तो दोस्तों जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ दोस्तों जो एक्ट सन 1971 में बनाया गया था, इसमें दोस्तों जो पदासीन दोस्तों जो अधिकारियों को भी सजा दी जा सकती है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो अपने पद पर आसीन है ना, उसको भी सजा दी जा सकती है दोस्तों। यानी कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है ना दोस्तों, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों न्यायालय के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों अवमानना करता है या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की दोस्तों उसका विरोध करता है ना दोस्तों, तो उसको भी सजा दी जा सकती है। किसको दोस्तों, पदासीन अधिकारियों को भी सजा दी जा सकती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों क्या बात है संविधान में दोस्तों ऐसा हुआ है? बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन की दोस्तों वेरी पोस्ट याद रखना दोस्तों। एक बात की बात है दोस्तों, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों, कौन दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनका नाम आता है दोस्तों CS कर्जन। तो दोस्तों जो कलकत्ता हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश थे जिनका नाम है दोस्तों CS कर्जन, उनको 2017 में दोस्तों इस पद पर रहते हुए भी सजा मिली है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जबकि वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों क्या की दोस्तों, अवमानना की थी। अतः उनको दोस्तों जुर्माना लगाया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, उनको सजा मिली थी दोस्तों। 2017 की बात है दोस्तों, 2017 में पद पर रहते हुए भी उनको सजा मिली थी। और दोस्तों आप लोगों को पता है अभी हाल ही में, इससे पहले दोस्तों 2 साल पहले भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोस्तों मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, और उस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों 1 रुपया का जुर्माना लिया गया था। वो व्यक्ति कौन था दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों न्यायिक अवमानना दोस्तों जो अधिनियम सन 1971 में आया, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ एक्ट सन 1971 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें पदासीन अधिकारी को भी सजा दी जा सकती है, जो आपके लोगों के सामने उदाहरण पेश कर दिया गया है दोस्तों कि कलकत्ता हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश थे CS कर्जन दोस्तों, उनको 2017 में दोस्तों पद पर रहते हुए सजा मिली थी। अब दोस्तों जो न्यायिक अवमानना जो होती है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों सिविल दोस्तों, कौन सी दोस्तों, सिविल अवमानना, और एक होती है दोस्तों आपराधिक अवमानना। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन था। ये तो हो गई बात हमारी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा दोस्तों जो होता है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 129 के रूप में कार्य करता है, जबकि हमारा दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है ना दोस्तों, ये भी दोस्तों अपना दोस्तों अभिलेख न्यायालय के रूप में रखता है अनुच्छेद 215 के तहत। किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 215 के तहत दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट होता है ये भी दोस्तों न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में रहता है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना से संबंधित सजा भी दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 आप लोगों के सामने है दोस्तों कि प्रस्तावना में न्याय का क्रम बताइए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, प्रस्तावना में हमारे दोस्तों जो उद्देशिका है दोस्तों, जो पेम्बल है, इसमें न्याय का क्रम बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हम इससे पहले दोस्तों संविधान की इसी वीडियो में बता चुके थे दोस्तों आप लोगों को कि आप लोगों को प्रस्तावना में उल्लेखित दोस्तों जो 3 शब्द है दोस्तों जो न्याय के, उनको याद रखना है दोस्तों। 3 ही न्याय के शब्द उल्लेखित थे जिनका नाम है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों ये इनका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका क्रम याद रखना दोस्तों। पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय आएगा, फिर राजनीतिक न्याय आएगा दोस्तों। ये दोस्तों रूस की क्रांति सन 1917 से लिए थे हमने दोस्तों। न्याय की परिभाषा कहाँ से ली थी दोस्तों, रूस की क्रांति सन 1917 से ली थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है
किसे भारत का सूक्ष्म संविधान कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो हमारा भारत का दोस्तों जो संविधान है, जिसे दोस्तों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा भी संविधान है दोस्तों जिसे सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत का सूक्ष्म संविधान किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 को। दोस्तों आप लोगों को पता है सन 1976 की बात आती है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों एक संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन सन 1976। तो कौन सा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 किया गया था। दोस्तों ये जो इतना संशोधन किया गया था, इसमें सर्वाधिक संशोधन किए गए थे दोस्तों भारतीय संविधान में। सबसे बड़ा संविधान संशोधन था दोस्तों, अतः इसे सूक्ष्म संविधान के रूप में भी जाना जाता है। आप लोगों को पता है इसी के द्वारा दोस्तों आरपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों लोकसभा और दोस्तों जो विधानसभा का दोस्तों जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। आप जानते होंगे दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों पुनः 44वां संविधान संशोधन किया गया सन 1978 में, और पुनः इस लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 की तरफ आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों किस संविधान संशोधन ने दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी होते हैं, क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, यानी कि जिसे दोस्तों हम डीपीएसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों डीपीएसपी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बार में दोस्तों रिपीट होने की संभावना वेरी मोस्ट रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व होते हैं, जिन्हें दोस्तों हम डीपीएसपी कहते हैं, को मूल जो दोस्तों हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार होते हैं उन पर प्राथमिकता दिए। तो दोस्तों मूल अधिकार को दोस्तों जो यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो फंडामेंटल दोस्तों जो राइट होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर प्राथमिकता दी गई दोस्तों, किसको दोस्तों डीपीएसपी को। तो ये वही संविधान संशोधन है दोस्तों जिसे हम दोस्तों सूक्ष्म संविधान के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन आया सूक्ष्म संविधान का, जो कि दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 था। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा ही दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर दोस्तों प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। बात करते हैं दोस्तों उन पहलुओं की दोस्तों जो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे दोस्तों विवादित हिस्सा रहा है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों मूल अधिकारों पर प्राथमिकता का दोस्तों। तो दोस्तों मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में दोस्तों जो विवाद होते हैं दोस्तों, ये भारतीय संविधान का सबसे दोस्तों संक्रमणशील दोस्तों मुद्दा रहा है। बात करेंगे दोस्तों इन सभी पहलुओं की दोस्तों नंबर 1 बात करती है दोस्तों संकरी बनाम भारत संघ का मामला सन 1951 में। संकरी बनाम दोस्तों भारत संघ का मामला सन 1951 में आया, और इसमें कहा गया था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो संसद होती है वो मूल अधिकारों में क्या कर सकती है दोस्तों संशोधन कर सकती है। किस वाद में कहा गया दोस्तों संकरी बनाम भारत संघ का दोस्तों जो मामला था, इसमें कहा गया है कि दोस्तों जो हमारी संसद होती है दोस्तों वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में दोस्तों एक वाद आया था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान का वाद। लेकिन दोस्तों इससे भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है दोस्तों गोलकनाथ का वाद। किसका नाम दोस्तों गोलकनाथ दोस्तों जो वाद है दोस्तों, तो गोलकनाथ वाद आप जानते दोस्तों पंजाब राज्य के विरुद्ध में आया था दोस्तों सन 1967 में। याद रखना दोस्तों इनका संख्या भी याद रखना दोस्तों किस सन में आई थी दोस्तों संकरी बनाम भारत संघ का मामला सन 1951 में आया था। गोलकनाथ वाद दोस्तों पंजाब जो वर्सेज स्टेट है दोस्तों ये सन 1967 में आया था। कब आया था दोस्तों सन 1967 में। दोस्तों गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो ये हमारी संसद होती है ना दोस्तों ये मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, जबकि दोस्तों संकरी बनाम केस में क्या कहा गया कि संशोधन कर सकती है। जबकि गोलकनाथ वाद में क्या कहा गया कि जो हमारी संसद होती है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, न ही उनकी कटौती कर सकती है। यानी कि जो हमारी संसद होती है दोस्तों वो मूल अधिकारों में संशोधन भी नहीं कर सकती और कटौती भी नहीं कर सकती। ऐसा किस में कहा गया है दोस्तों गोलकनाथ वाद में कहा गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं दोस्तों बार बार एग्जामों में। तो संकरी वाद में क्या कहा गया दोस्तों कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। जो हमारी संसद होती है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों संसद कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब इसके बाद में दोस्तों एक वाद आया दोस्तों 24वां संविधान संशोधन सन 1971 है। आप जानते हैं दोस्तों 24वां संविधान संशोधन दोस्तों जो सन 1971 में आया,
इसमें भी दोस्तों क्या कहा गया था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था, इसने कहा कि दोस्तों जो हमारी संसद है दोस्तों, ये मूल अधिकारों को दोस्तों, मूल अधिकारों में दोस्तों क्या कर सकती है दोस्तों, मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है और वापस भी ले सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों, मूल अधिकारों को दोस्तों सीमित भी कर सकती है और वापस भी ले सकती है। तो दोस्तों इसमें इसकी उल्टी कह दी गई दोस्तों, गोलकनाथवाद का उल्टा कहा गया है किसमें दोस्तों, 24वां संविधान संशोधन सन 1971 में, कि संसद मूल अधिकारों में सीमित कर सकती है और वापस भी ले सकती है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दोस्तों वाद आया, जिसका नाम है दोस्तों केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला सन 1973 में आया था दोस्तों, आप जानते होंगे दोस्तों, जिसे आप जानते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार मामलों के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से, कि केशवानंद भारती मामले को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों मौलिक अधिकार मामले के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब दोस्तों केशवानंद भारती मामले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोस्तों जो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कौन कर सकती है दोस्तों, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बट उसका दोस्तों जो मूल संरचना है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यानी कि कहा गया दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें मूल संरचना यानी कि दोस्तों संवैधानिक ढांचे की बात कही गई है, किसमें दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में। तो केशवानंद भारती दोस्तों मामला, जिसे दोस्तों मौलिक अधिकार मामले के रूप में भी प्रसिद्ध है, इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, बट उसकी मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों इसके बाद में आया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कि संसद की विधायी शक्ति असीमित है, यानी कि दोस्तों संसद जो चाहे वो कर सकती है। किसमें कहा गया है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में कहा गया दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी संसद होती है दोस्तों, जो पार्लियामेंट होती है, जो विधायी शक्ति, उसकी दोस्तों जो विधायी शक्ति है वो असीमित है, यानी कि संसद जो चाहे वो कर सकती है। किसमें कहा गया दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद में दोस्तों एक वाद आया, जिसका नाम है दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद। दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों, ये तमिलनाडु के विस्फोट के खिलाफ था दोस्तों। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स दोस्तों जो वाद आया था सन 1980 में आया था, ये भी आप लोगों को याद रखना दोस्तों, कब आया था, सन 1980 में। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामले में सन 1980 में कहा गया कि दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है ना दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के दोस्तों प्रावधानों को समाप्त किया। किसने किया दोस्तों, इस मिनर्वा मिल्स ने दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो मूल कर्तव्य और दोस्तों जो डीपीएसपी के संबंध में दोस्तों जितने भी प्रावधान किए गए थे ना, उनको समाप्त कर दिया गया। किसमें दोस्तों, मिनर्वा मिल्स में। और फिर इसी दोस्तों इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स दोस्तों जो मामला था सन 1980 का, इसमें कहा गया कि डीपीएसपी और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार है ना, इनमें संतुलन की बात कही थी दोस्तों, संतुलन और सौहार्द की बात कही थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों डीपीएसपी और दोस्तों जो मूल अधिकार है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी एक दूसरे के किसके हैं दोस्तों, पूरक हैं, बराबर है दोस्तों। संतुलन की बात कही किसमें, मिनर्वा मिल्स मामले ने सन 1980 में। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों जो मूल अधिकार है, इनमें संतुलन की बात कही मिनर्वा मिल्स मामले ने। तथा दोस्तों यहाँ पर एक और बात याद रखना दोस्तों, इसने दोस्तों मिनर्वा मिल्स ने दोस्तों एक दोस्तों जो संसद की दोस्तों जो संविधान संशोधन की दोस्तों जो शक्ति है उसको सीमित शक्ति है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों, कि संसद की संविधान संशोधन की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, वो कैसी है दोस्तों, सीमित शक्ति है, याद रखना है दोस्तों। और इसी को दोस्तों मूल संविधान का ढांचा भी माना है, किसने दोस्तों, मिनर्वा मिल्स मामले ने। तो संसद की संविधान संशोधन की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, वो सीमित शक्ति है दोस्तों। कैसी है, जो संसद है वो संविधान संशोधन की एक सीमित शक्ति रखती है दोस्तों। कौन रखती है, संसद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो एक वाद आया था, जिसका नाम है दोस्तों IR कोयला बनाम तमिलनाडु वाद। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में भी दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामले के दोस्तों जो मुद्दा था, उसी को दोस्तों पुनः रिपीट किया गया है। यानी कि दोस्तों IR कोयला दोस्तों जो बनाम तमिलनाडु का दोस्तों जो मामला था 2007 का दोस्तों, इसमें भी दोस्तों पुनः मिनर्वा मिल्स दोस्तों जो मामले में दोस्तों जो दिया गया निर्णय था, उसी को पुनः दोहराया गया और कहा गया। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, IR कोयला बनाम तमिलनाडु दोस्तों जो मामला है ना, इसको 9वीं अनुसूची मामले के रूप में भी प्रसिद्ध है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, इसे 9वीं अनुसूची का मामले के रूप में भी जाना जाता है। किसको, IR कोयला बनाम तमिलनाडु के मामले को। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इस मामले में दोस्तों पुनः
मिनर्वा मिल्स से दोस्तों जो मामला था दोस्तों उसको पुनः दोस्तों उसके निर्णय को पुनः दोहराया गया, यानी कि उसमें कहा गया कि भाग 3 और दोस्तों जो भाग 4 है, तो भाग 3 आप जानते हो किससे संबंधित है दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित है, और भाग 4 किससे संबंधित है दोस्तों, डीपीएसपी से संबंधित है। तो भाग 3 और भाग 4 में के मध्य संतुलन है, के मध्य संतुलन की बात कही दोस्तों किसमें दोस्तों, इस तमिलनाडु कोयला बनाम तमिलनाडु वाद में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसमें क्या कहा, पहली बात करेंगे दोस्तों संकरी बनाम भारत संघ मामले में क्या कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथवाद में क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में न तो संशोधन कर सकती है और न ही उनमें कटौती कर सकती है। फिर 24वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें कहा कि मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है तथा वापस भी ले सकती है। कौन ले सकती है दोस्तों, संसद। तो पहले तो संशोधन की बात कही, फिर दोस्तों मना कर दिया गया, फिर वापस सीमित कर देने की बात कही गई। 24वां संविधान संशोधन ऐसा करता है। केशवानंद भारती मामले ने सही सटीक निर्णय दिया कि इनमें संशोधन तो किया जा सकता है पर मूल संरचना परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। बाद में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें संसद की विधायी शक्ति को असीमित घोषित कर दिया, यानी कि संसद जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले ने उस संसद की शक्ति को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। इंपॉर्टेंट याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप जानते हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटाते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। तो हटाएगा भी कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 124 की धारा 4 के तहत दोस्तों न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति हटाते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 की धारा 4 के तहत दोस्तों इनको हटाया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। जबकि आप जानते हो दोस्तों, अगर दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को दोस्तों अनुच्छेद 217 के तहत हटाता है। तो अनुच्छेद 217 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लोगों के सामने दोस्तों 63वां नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुके थे और हमने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया था। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि भारतीय संविधान को दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने ही स्वीकार किया था। कब किया था दोस्तों, 24 जनवरी सन 1950 को दोस्तों, और दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को। तो दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को हमारी दोस्तों जो संविधान सभा थी दोस्तों, इसी ने दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों। तो ले दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों जो इसका उत्तर माना गया ना दोस्तों, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों भारत द्वारा आरपीएससी के द्वारा पुनः दोबारा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। दोस्तों मूल ढांचा किसको नहीं माना गया है दोस्तों भारतीय संविधान का, इसका उत्तर होगा दोस्तों शासन की राष्ट्रपति प्रणाली। तो हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति की दोस्तों जो शासन प्रणाली है ना दोस्तों, इसको भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं माना गया है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन और कौन कौन से थे दोस्तों जिनको मूल ढांचा माना गया था दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, उसकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन था दोस्तों शासन की संघीय व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे दोस्तों जो शासन की दोस्तों जो संघीय दोस्तों जो व्यवस्था है दोस्तों, जो हमने कनाडा से ली है, इसको तो दोस्तों मूलभूत ढांचा माना गया है दोस्तों भारतीय संविधान का। चलते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या था, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। केंद्र और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राज्य होते हैं यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में दोस्तों तो पावर का दोस्तों जो विभाजन है दोस्तों, शक्तियों का दोस्तों जो विभाजन है, ये भी दोस्तों संविधान का मूल ढांचा माना गया है। तीसरा दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो दोस्तों न्यायपालिका की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये भी दोस्तों संविधान का मूलभूत ढांचा है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मूलभूत दोस्तों जो ढांचा है ना दोस्तों, ये प्रक्रिया सबसे पहले कब आई थी दोस्तों। मूलभूत दोस्तों जो ढांचा था दोस्तों, ये दोस्तों सर्वप्रथम दिया गया था दोस्तों केशवानंद भारती वाद में। किसमें दोस्तों, केशवानंद भारती दोस्तों जो मामला था दोस्तों केशवानंद मामले में सर्वप्रथम दिया गया था।
तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों कि राष्ट्रपति की दोस्तों जो राष्ट्रपति की दोस्तों जो प्रणाली होती है ये संविधान का मूल ढांचा नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी ने माना है दोस्तों, मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने है कि किस देश के संविधान से दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी बता चुके थे, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। किस देश के संविधान में या किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की दोस्तों एक प्रक्रिया जिसका नाम है दोस्तों विधि निर्माण की प्रक्रिया, जिसे दोस्तों वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? वेस्टमिंस्टर प्रणाली। तो दोस्तों जो वेस्टमिंस्टर दोस्तों जो प्रणाली है, वेस्टमिंस्टर दोस्तों जो प्रणाली है दोस्तों एवं विधि के शासन को, किसको दोस्तों? विधि के शासन को। तो दोस्तों वेस्टमिंस्टर प्रणाली एवं विधि का दोस्तों जो शासन है को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया था। यानी कि ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहां पर वेस्टमिंस्टर प्रणाली एवं विधि का शासन प्रचलित था? दोस्तों इसका उत्तर होगा, आप जानते हैं दोस्तों विधि का शासन कहाँ प्रचलित था दोस्तों? आप जानते हैं दोस्तों ब्रिटेन में। दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटेन में। तो दोस्तों विधि का शासन दोस्तों ब्रिटेन में प्रचलित था, जबकि वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी दोस्तों हमने वहीं से ली है। दोस्तों विधि का शासन सर्वप्रथम आप लोगों को पता है दोस्तों एवी डाइसी के द्वारा दोस्तों ये उदाहरण दी गई थी, जबकि दोस्तों जो वेस्टमिंस्टर दोस्तों जो प्रणाली है ना दोस्तों ये भी ब्रिटेन से हमने ग्रहण की है। इसे दोस्तों उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों वेस्टमिंस्टर प्रणाली को दोस्तों उत्तरदायी सरकार या इसे दोस्तों मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार तथा प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? इसको, वेस्टमिंस्टर प्रणाली को। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों इसे उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडल सरकार और प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारे मूल कर्तव्यों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों से क्वेश्चन पूछा गया था, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने दोस्तों, उसको दोस्तों याद रखना। भारत के प्रत्येक नागरिक का, बिल्कुल सही दोस्तों बात है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा, भारत का दोस्तों प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। अब दोस्तों यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का दिया है, मतलब दोस्तों आप कभी दोस्तों अधिकार पर मत चला जाना, क्योंकि दोस्तों ये बात मूल अधिकारों में भी थी दोस्तों। कौन दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति की बात कहाँ पर थी दोस्तों? सॉरी दोस्तों संपत्ति की बात की थी दोस्तों। संपत्ति को अर्जन करने और दोस्तों उसको रखने और अर्जन करने का दोस्तों जो अधिकार था वो एक मूल अधिकार था, जिसे वर्तमान में सामान्य अधिकार बना दिया गया है या विधिक अधिकार बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं हिंसा से दूर रहे। दोस्तों इंपॉर्टेंट कहा गया है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की दोस्तों हमारी दोस्तों जो गवर्नमेंट की संपत्ति है ना दोस्तों उसको सुरक्षित रखने की बात कही गई है तथा हिंसा से दूर रहने की बात कही गई। तो दोस्तों दोनों शब्दों को अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात कही गई है तथा हिंसा से दूर रहने की बात कही गई है। संबंधित मूल कर्तव्य, ये क्या है दोस्तों? एक मूल कर्तव्य है। क्या है दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति को दोस्तों सुरक्षित रखना तथा और हिंसा से दूर रहना एक क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य है। को उपबंधित किया गया है किस अनुच्छेद में? दोस्तों अनुच्छेद पूछा गया है दोस्तों। तो मूल कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद है? आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 क में। किसमें दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 4 क में दोस्तों अनुच्छेद 51A के द्वारा, अनुच्छेद 51A में दोस्तों मूल कर्तव्य हैं। क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य। अब इसमें भी दोस्तों जो आई नंबर का है ना दोस्तों, आई यानी आई दोस्तों, आप जो आइसक्रीम, तो दोस्तों अनुच्छेद 51A का दोस्तों जो आई है जिसे दोस्तों हम झ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? झ। तो दोस्तों इसमें दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की बात कही गई है। आई का मतलब है दोस्तों आइसक्रीम। दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा है ना दोस्तों? हाँ ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में दोस्तों आइसक्रीम वाला दोस्तों जो आई है, तो आई में क्या है दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की बात कही गई है, जो कि हमारा दोस्तों मूल कर्तव्य है। हिंदी में देखें तो दोस्तों इसे झ नंबर पे आएगा दोस्तों। किस में आएगा दोस्तों? झ। आय का मतलब दोस्तों आप इनकम देख लेना, इनकम का मतलब क्या होता है दोस्तों? संपत्ति, या दोस्तों याद रखना। अब इसके दोस्तों अलावा दोस्तों और ऑप्शनों की बस तो बात करें कि दोस्तों अनुच्छेद 51A के ज में क्या है दोस्तों? ज का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर एच। क्या होगा दोस्तों? एच आई, आप जानते हैं दोस्तों एच पहले आता है और आई बाद में आता है। तो एच में क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्रम भी देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शब्दों का क्रम देखिएगा, कौन से शब्द कहाँ पर उल्लेखित किया गया है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें है? यच में दोस्तों, जिसे हम ज बोलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
तो ऐसा का ऐसा कहा गया है दोस्तों एचएन में, दोस्तों कहा गया है ह्यूमन, दोस्तों हमारी दोस्तों साइंस का दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ह्यूमनवाद यानी कि ह्यूमनिटिज्म यानी दोस्तों मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ऐसा हमें दोस्तों यच नामक मूल कर्तव्य में बताया गया है, जिसे हम ज के नाम से जाना जाता है। छ कौन सा है दोस्तों, एक तो छ और एक होता है तो झ, दोस्तों ये जी वाला है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, जी वाला मूल कर्तव्य। दोस्तों ए बी सी डी जी आते हैं ना दोस्तों, तो जी वाला, जी का मतलब होता है दोस्तों ग्रीन। दोस्तों आप इसी ग्रीन के राह में याद रखना दोस्तों। क्रम भी देखिएगा दोस्तों, इनमें कौन कौन से शब्द किस प्रकार से क्रम वाइज डिवाइड किया गया है। पहले शब्द आएगा दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत दोस्तों अब आप जानते हो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों। पहले हम कहाँ गए दोस्तों, जंगल में जाएंगे। जंगल में क्या होता है दोस्तों जी, हम वन बोलते हैं। वन में गए थे दोस्तों, हमें एक क्या मिली दोस्तों, झील मिली, और झील के बाद में हमें क्या मिली दोस्तों, नदी मिली। पहले दोस्तों हम जंगल में गए, जंगल में हमें दोस्तों झील मिली, झील मिलने के बाद में दोस्तों उसमें नदी मिली, और उसमें दोस्तों फिर बाद में हमें क्या मिली दोस्तों, जीव जंतु मिले। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करे। दोस्तों यहाँ पर रक्षा करने की बात कही गई है, जबकि सुधार की भावना का विकास करे, ऐसा कहा गया है दोस्तों यच नामक में कहा गया है दोस्तों, यच नामक यच में कहा गया है। तो दोस्तों रक्षा करे और उसका संवर्धन भी करे। दोस्तों संवर्धन करने की बात कही दोस्तों, रक्षा करने की बात कही है दोस्तों, और उसका संवर्धन करने की बात कही गई है, तथा प्राणी मात्र के प्रति दोस्तों दया भाव रखने की बात कही गई। दोस्तों क्या रहना दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये सारे के शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रम भी याद रखना है दोस्तों, और कौन सा शब्द किस में उल्लेखित नहीं है वो भी याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों एच में आप लोगों को दोस्तों याद रखना है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ह्यूमनवाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने की बात कही गई है। जबकि दोस्तों जी की बात करें तो दोस्तों जी का मतलब हो जाएगा दोस्तों ग्रीन, ग्रीन का आप जानते हैं दोस्तों पर्यावरण होता है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत दोस्तों वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करने की बात कही गई है, और उनका संवर्धन करने की बात कही गई है दोस्तों, तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखने की बात कही है। क्वेश्चन अगला है आप लोगों के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों एक शब्द उल्लेखित किया गया है जिसका नाम है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम दोस्तों पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसका अर्थ ही देखने की कोशिश करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब दोस्तों किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना दोस्तों धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी कि दोस्तों धर्म को न मानना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर धर्म को न मानने की बात नहीं कही गई दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों के सामने है दोस्तों, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 में समानता का अर्थ क्या है। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों बता चुके हैं दोस्तों, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कि अनुच्छेद 14 में समानता का अर्थ क्या है। दोस्तों आप पता है दोस्तों अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों, विधि के समग्र समानता की बात कही गई है तथा विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। तो यही तो दोस्तों समानता है। समानता किसकी है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता है और विधि का समान संरक्षण है। तो दोस्तों यही समानता का अर्थ है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में समानता का अर्थ क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, जो कि हमने आपको पता है दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान की धारा 109 से ली थी, लेकिन अक्सर दोस्तों इससे दोस्तों जो विद्यार्थी या दोस्तों जो शिक्षक होते हैं इसे ब्रिटेन भी इसका आंसर बताते हैं, और ब्रिटेन भी इसका आंसर माना गया है दोस्तों, याद रखना। और विधियों का समान संरक्षण है दोस्तों, ये हमें दोस्तों यूएसए से लिया है, आप जानते हैं, पहले बात की चर्चा कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों, और इसको दोस्तों हम इससे पहले वाले दोस्तों जो वीडियो था उसमें कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, इसी दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम का जो पार्ट ए का सॉल्यूशन कर चुके थे। तो दोस्तों इसमें बताया हुआ था हमने, आप लोगों को याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किसी आपातकाल की स्थिति में दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों, अब आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, और उन पर दोस्तों रोक भी लगाई गई है दोस्तों, उनकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों रोक लगाई गई है, किस किस स्वतंत्रता की। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई मूल स्वतंत्रताओं को
निलंबित किया जा सकता है दोस्तों। क्या इम्पोर्टेंट याद रखना दोस्तों, किस आपातकाल की स्थिति में, यानी कि ऐसा कौन सा आपातकाल लगा दिया जाए तब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों जो दी गई दोस्तों जो मूल स्वतंत्रता है दोस्तों वो निलंबित हो सकती है। दोस्तों हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अगर अनुच्छेद 19 को दोस्तों निलंबित करना है दोस्तों तो युद्ध और दोस्तों बाह्य आक्रमण के आधार पर ही दोस्तों आपातकाल लगाया जाना चाहिए, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। जबकि आप जानते हो दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों अनुच्छेद 19 की मूल स्वतंत्रताएं कभी भी निलंबित नहीं होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब आप जानते हो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 2 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि युद्ध और बाह्य आक्रमण द्वारा आपातकाल लग जाने पर अनुच्छेद 19 की दोस्तों जो स्वतंत्रताएं दोस्तों वो निलंबित हो जाती है स्वतः, ऐसा अनुच्छेद 358 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो विधि के समक्ष दोस्तों जो समानता है ना दोस्तों, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष दोस्तों जो समानता है इसका क्या अर्थ है दोस्तों। इसका अर्थ हम लोगों थे दोस्तों, इससे पहले बता चुके थे दोस्तों कि दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है दोस्तों विधि का शासन। क्या होता है दोस्तों, विधि का शासन। और जो विधि का शासन है दोस्तों ये एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, एवी डाइसी के द्वारा दोस्तों ये विधि के शासन की अवधारणा दी गई थी। बहुत बार चर्चा कर चुकी है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों आप दोस्तों पुराने वीडियो देखे दोस्तों, बहुत ही मजेदार पेपर रह रहे हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों आप निभारे चैनल पर। चल रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में आप लोगों के सामने दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर का दोस्तों पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के सामने। और आज दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन शानदार है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि ऐसा कौन सा मामला आया है जिसमें हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान में का अंग है, यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है ना वो भारतीय संविधान का अंग मानी गई है। किस वाद में, ये सभी दोस्तों चर्चा क्वेश्चन करेंगे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है, अंग मानिए, तथा अनुच्छेद 368 के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों ये दोस्तों वही मामला है दोस्तों जिसे दोस्तों मौलिक अधिकारों के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के रूप में दोस्तों एक मामला जाना जाता है जिसे हम दोस्तों केशवानंद भारती वाद के नाम से भी जाना जाता है। सन 1973 का मामला था दोस्तों, जिसमें कहा गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी मामले में कहा था कि संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है ना दोस्तों वो संविधान का अंग है तथा उसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। चलते दोस्तों इसी बाद में अगले वाला क्वेश्चन कौन सा था दोस्तों, ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएससी और आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जाने की दोस्तों प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। चलते दोस्तों आरपीएससी वैसे इस क्वेश्चन को पूछ चुकी दोस्तों, बाद में पूछे जाने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि हमारा दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी कि दोस्तों एक समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। किसको दोस्तों, स्त्री और पुरुषों को, यानी कि जो कार्य दोस्तों स्त्री कर रही है और जो ही कार्य दोस्तों अगर पुरुष कर रहा है तो स्त्री और पुरुषों को दोस्तों क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसा कहा था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ऐसा दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(4) कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम वाद कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इस कार्य के लिए दोस्तों इस अनुच्छेद के लिए पहला वाद कौन सा आया था भारतीय संविधान का, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। जबकि आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का दोस्तों जो अनुच्छेद 39(4) में दोस्तों समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन की बात कही गई है। जबकि इसके लिए दोस्तों जो पहला वाद आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, वो पहला वाद था दोस्तों रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला। दोस्तों याद रखना दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग दोस्तों अनुच्छेद याद रख लेना, प्रथम वाद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन दोस्तों अनुच्छेद 39(4) में दिया गया है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों इसका पहला वाद आया था दोस्तों रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने दोस्तों कि किस अनुच्छेद के द्वारा महिला
वह बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इससे पहले दो बार आप लोगों को बता चुके थे। मैंने कहा ना दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। किस अनुच्छेद के द्वारा महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य द्वारा किए जाएंगे? दोस्तों ऐसा हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि भारतीय संविधान का दोस्तों एक मूल कर्तव्य है जो कि दोस्तों क्वेश्चन अनुच्छेद 15 में आता है। किसमें दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 का दोस्तों जो धारा 3 है, अनुच्छेद 15 की धारा 3 में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि राज्य के द्वारा महिला एवं बच्चों के लिए दोस्तों विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आप लोगों के सामने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम है दोस्तों। 50 क्वेश्चन आए थे, उन 50 क्वेश्चनों का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे थे। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा दोस्तों, हो रहा दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार के शानदार हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज दोस्तों आप भी दोस्तों इसे अपने हाथों से लिखा करें दोस्तों ताकि आपको याद होने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन दोस्तों वही आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, जब इसके चर्चा हम पहले कर चुके थे दोस्तों। हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित की जा सकती है, यानी दोस्तों प्रतिबंध की जा सकती है। किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेखित है दोस्तों कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित यानी कि निर्बंधित की जा सकती है? दोस्तों हमने आप लोगों को चर्चा की थी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है इसको प्रतिबंध किया जा सकता है अनुच्छेद 19 की धारा 2 के द्वारा। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 की दोस्तों जो धारा 2 है इसके द्वारा इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जबकि वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों अनुच्छेद 19 की धारा 1A में उल्लेखित है दोस्तों। कहाँ है? अनुच्छेद 19 की धारा 1A में उल्लेखित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 8 आधार थे दोस्तों जो कि दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। याद रखना मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी दोस्तों अनुच्छेद 19 की धारा 2। ठीक है दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 8 आधार जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, पहले बता चुके थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 75 कि कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से जाना जाता है? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप जानते दोस्तों जो मंडल मामला था दोस्तों, बीपी मंडल दोस्तों एक मंडल मामला आता है। तो दोस्तों कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से जाना जाता है? ये वही मामला है दोस्तों जो भारत का दोस्तों सबसे बेहतर मामला रहा था दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। कौन सा दोस्तों? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का दोस्तों जो मामला था दोस्तों सन 1992 का दोस्तों। बात आती है दोस्तों 16 नवंबर सन 1992 की। 16 नवंबर सन 1992 का मामला था दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, जिसे दोस्तों मंडल मामले के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि दोस्तों इसी से दोस्तों मिलता जुलता एक और मामला है दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इंदिरा साहनी है, जबकि दोस्तों जो एक वाद है जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी। दोस्तों यहाँ पर गांधी की बात थी, इंदिरा गांधी दोस्तों जो भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण वाद आया था दोस्तों सन 1975 में। कब आया था दोस्तों? इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण दोस्तों जो एक वाद आया था सन 1975 में। इस मामले में कहा गया, इस मामले को दोस्तों चुनावी मामले के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी के संबंधित दोस्तों जो चुनावी मामला था उसको चुनौती दी गई थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, अतः इसे दोस्तों चुनावी मामले के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण दोस्तों जो वाद है इसे दोस्तों चुनावी मामले के रूप में भी जाना जाता है। जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का दोस्तों जो मामला है इसे मंडल मामले के नाम से जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि श्रेणी के अंतर्गत भी श्रेणी क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। आप जानते हैं दोस्तों कोई भी दोस्तों SC ST हो गया दोस्तों, अब ओबीसी में भी दोस्तों बहुत सारी जातियां बांट गई। पहले तो दोस्तों ओबीसी को अलग किया गया और ओबीसी में भी दोस्तों बहुत सारी जातियां बांट दी गई। श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी कहा गया कि श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। किस वाद में ऐसा कहा गया था दोस्तों? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों जो श्रेणी है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है दोस्तों, ऐसा कहा गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट मामले में। इसमें कहा गया था दोस्तों यूपी, यानी यूपी का मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट मामले में ऐसा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 आप लोगों के सामने दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 14 में पिछड़ा और अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं है। दोस्तों ऐसा किसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, दोनों क्वेश्चन दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले तो बात कही गई दोस्तों किस श्रेणी के अंतर्गत, श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जबकि यही क्वेश्चन सन 77 में क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 14 में पिछड़ा और अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं है, यहाँ पर बुरा नहीं माना गया है दोस्तों, जबकि इससे पहले मामले में क्या माना गया है दोस्तों, उल्लंघन माना गया है अनुच्छेद 14 का। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 में पिछड़ा और अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस वाद में माना था? इसका उत्तर होगा दोस्तों बालाजी बनाम मैसूर राज्य में। किसमें दोस्तों? बालाजी बनाम दोस्तों जो मैसूर राज्य था दोस्तों, इसमें ऐसा माना गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 14 में पिछड़ा और अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं है, बालाजी बनाम मैसूर राज्य में। ठीक है दोस्तों, जबकि श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, उत्तर प्रदेश बनाम कमेटी ऑफ मैनेजर मामले में ऐसा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों इसके अगले वाले क्वेश्चन की दोस्तों, जो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 5 का, दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा ओबीसी, एससी और एसटी यानी कि दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा अनुसूचित जनजाति, जाति और दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों निजी शैक्षिक संस्थानों में, यानी कि दोस्तों जो निजी शैक्षिक संस्थान होते हैं दोस्तों, निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण कब जोड़ा गया? यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 15 का खंड 5 कब जोड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2005। तो अनुच्छेद 15 का खंड 5, अनुच्छेद 15 का खंड 5 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों ओबीसी, एससी और एसटी के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं में, दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जबकि आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 का खंड 6 और अनुच्छेद 16 का खंड 6, अनुच्छेद 15 का खंड 6 और अनुच्छेद 16 का खंड 6 दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों 103वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में जोड़े गए थे। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 का खंड 6 और अनुच्छेद 16 का खंड 6 दोस्तों 103वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में जोड़े गए थे दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, खंड अनुच्छेद 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 के खंड 6 में क्या दिया गया है दोस्तों? EWS को आरक्षण दिया गया है दोस्तों 10%। कितना 10% दोस्तों? 10% आरक्षण दिया गया है दोस्तों EWS को, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो विशेष पिछड़ा वर्ग होता है दोस्तों, तो दोस्तों इकोनॉमिक दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो विशेष पिछड़ा वर्ग होता है दोस्तों उसको 10% आरक्षण दिया गया है दोस्तों EWS को। ठीक है दोस्तों, 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 के खंड 6 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79। दोस्तों क्वेश्चन 79 दोस्तों बहुत ही शानदार है और दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, समझिएगा दोस्तों क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च जाति की महिला के द्वारा, यानी कि दोस्तों एक ऐसी महिला दोस्तों जो कि एक उच्च वर्ग से अपना संबंध रखती है, तो एक उच्च वर्ग की महिला के द्वारा अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एक निम्न वर्ग के पुरुष के द्वारा दोस्तों शादी कर ली जाती है। तो दोस्तों उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से दोस्तों विवाह करने पर, तो दोस्तों अनुसूचित जाति के दोस्तों निम्न वर्गीय के दोस्तों पुरुष से शादी करने पर वह अनुच्छेद 15 के 4 वह अनुच्छेद 15 के दोस्तों 4 और अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 15 के खंड 4 और अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि एक उच्च वर्ग की दोस्तों जो महिला है दोस्तों वो निम्न वर्ग के दोस्तों पुरुष से शादी कर लेती है, तो वह अनुच्छेद 15 के खंड 4 और अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत दोस्तों आरक्षण प्राप्त नहीं कर सकती दोस्तों, यानी कि आरक्षण की अधिकारी नहीं है दोस्तों। ऐसा किस वाद में कहा गया था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऐसा मामला आया था दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों एक वाद आया था जिसका नाम है दोस्तों मीरा कंवरिया वर्सेस सुनीता का मामला।
तो दोस्तों मीरा कंवरिया बनाम दोस्तों सुनीता का मामला था दोस्तों। 2017 की बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वाद आया था दोस्तों सुनीता अग्रवाल। तो दोस्तों ये मामला था दोस्तों मीरा कंवरिया बनाम सुनीता का दोस्तों। 2017 का मामला था दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मामला था दोस्तों। सुनीता जो कि दोस्तों एक उच्च वर्ग की महिला थी, उसने दोस्तों एक निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर ली और बाद में अपना दोस्तों जाति सर्टिफिकेट बना लिया दोस्तों निम्न वर्ग का। और बाद में दोस्तों वो टीजीटी की महिला बन गई थी दोस्तों। टीजीटी स्कूल में दोस्तों नवोदय स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लग गई, टीचर बन गई। और बाद में दोस्तों ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तब दोस्तों सुनीता को अपने पैसे समेत वापिस वसूल करने दिए गए थे। तो दोस्तों बहुत शानदार मामला था दोस्तों, देखिएगा फिर कभी चर्चा करेंगे इस वाद को, बहुत ही शानदार वाद है। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 से कि कौन सा वाद बियर बांड के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा ऐसा मामला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा ऐसा वाद है दोस्तों जिसे दोस्तों बियरर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। आज का उत्तर होगा दोस्तों आर के गर्ग बनाम भारत संघ का मामला दोस्तों। तो दोस्तों आर के गर्ग बनाम दोस्तों जो भारत संघ का दोस्तों जो मामला है दोस्तों, इसे बियरर बॉन्ड के वाद के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने 81वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछा गया था दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों। तो 7 क्वेश्चन और बच्चे हैं दोस्तों, बने रहिएगा दोस्तों एनी बात के साथ में दोस्तों। और आज का मैं दोस्तों पार्ट नंबर भी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर के पेपर का 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक दोस्तों परिभाषा दी गई है कि प्रजातंत्र के हेतु वाक व अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों वो अपरिहार्य यानी कि दोस्तों अनिवार्य घटना है। किसने माना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि प्रजातंत्र के हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है वो एक अपरिहार्य यानी कि दोस्तों अनिवार्य घटना है दोस्तों, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रजातंत्र का होना अनिवार्य है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था दोस्तों, एक वाद आया था दोस्तों, आप जानते हो जिसे दोस्तों रोमिला थापर वाद के नाम से जानते हैं दोस्तों। रोमिला दोस्तों जो थापर दोस्तों वर्षीय दोस्तों मद्रास स्टेट का मामला था दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रजातंत्र के लिए दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों स्वतंत्रता बिल्कुल ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो रोमिला थापर बनाम मद्रास राज्य में ऐसा कहा गया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप जानते हो दोस्तों क्रीमी लेयर दोस्तों, एक होता है दोस्तों नन क्रीमी लेयर, एक होता है दोस्तों क्रीमी लेयर। तो दोस्तों क्रीमी लेयर का दोस्तों साधन संपन्न व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसकी आय दोस्तों बहुत ज़्यादा है दोस्तों, वो धन और परिवार से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है दोस्तों, तो उसे दोस्तों क्रीमी लेयर कहा जाता है, यानी कि दोस्तों उसके पास साधन संपन्न व्यक्ति है दोस्तों। तो क्रीमी लेयर निर्धारित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोस्तों भारत सरकार ने दोस्तों एक समिति बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों क्रीमी लेयर है कि दोस्तों साधन संपन्न व्यक्तियों को निर्धारित करने हेतु दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने दोस्तों एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम है दोस्तों, उस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका सन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों न्यायाधिपति दोस्तों रामनंदन समिति। क्या नाम है दोस्तों, न्यायाधिपति रामनंदन समिति। तो दोस्तों रामनंदन दोस्तों जो समिति है दोस्तों ये सन 1993 में गठित की गई थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। दोस्तों किसको लेकर गठित की गई थी दोस्तों, क्रीमी लेयर को। क्रीमी लेयर का था दोस्तों साधन संपन्न व्यक्ति दोस्तों। तो दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे सरकार ने माना भी था दोस्तों। और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को दोस्तों परिभाषित करते हुए दोस्तों इनकी दोस्तों सर्वप्रथम आय दोस्तों 1 लाख रुपये रखी गई थी, ठीक है दोस्तों। बाद में दोस्तों बहुत बार संशोधन हुआ और 2017 में दोस्तों 8 लाख रुपये आय कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 के सामने आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा पूछा गया था और अभी हाल ही में हमने दोस्तों इससे पहले चर्चा की थी दोस्तों इन क्वेश्चनों की दोस्तों। आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने हेतु हमारे दोस्तों जो आदिवासी दोस्तों जो व्यक्ति है, तो आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने हेतु युक्ति प्रतिबंधन लगाया जा सकता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने के लिए युक्ति प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों दोस्तों हमने चर्चा की थी कि अनुच्छेद 19 में दोस्तों करीबन दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी स्वतंत्रता दी गई है, जिन 6 स्वतंत्रताओं पर दोस्तों रोक भी लगाई गई है दोस्तों। अनुच्छेद 19 A के B C D E F G में दोस्तों यह स्वतंत्रताएं दी गई है
और को उनको दोस्तों अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 3, 4, 5 और 6 में दोस्तों प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19(5). ठीक है दोस्तों, तो आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने हेतु युक्ति युक्त दोस्तों जो प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों वह अनुच्छेद 19(5) में लगाया गया है। जबकि आप जानते हो दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19 की धारा 2 के द्वारा। दोस्तों कुछ धारा ऐसी है दोस्तों जिनकी फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समय का अभाव है दोस्तों, लेकिन हम आप लोगों को बता दें अनुच्छेद 19 की धारा 1 के तहत दोस्तों जो वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों अनुच्छेद 19 की धारा 2 के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(b) के दोस्तों धारा अनुच्छेद 19(3) के तहत दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है। धारा सी में दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों जो सी है दोस्तों इसमें दोस्तों 4 के द्वारा और डी और ई के द्वारा, डी और दोस्तों जो ई अनुच्छेद है दोस्तों इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 की धारा 5 के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 19 की धारा 1(g) के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19(6) के द्वारा दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि अनुच्छेद 19 की धारा 1 एफ को दोस्तों एफ को हटा दिया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। आप जानते हो दोस्तों जो कि दोस्तों एक संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा वाद दोस्तों फेरी वालों के अधिकार के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा वाद था दोस्तों जिसे दोस्तों फेरी वालों का अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, फेरी वालों का अधिकार के वाद के नाम से जाना जाता है, के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों जो फेरी वाली दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों उनके संबंधित दोस्तों एक अधिकार है दोस्तों जिसे सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मामला दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाद था दोस्तों जिसे फेरी वालों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सौदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों सौदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दोस्तों जो वाद है दोस्तों इसे दोस्तों फेरी वालों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सौदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोस्तों जो वाद है इसे दोस्तों फेरी वालों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 आप लोगों के सामने दोस्तों जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार हम इसकी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों बाद में। क्वेश्चन आप लोगों के सामने 85 का क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों किस अनुच्छेद में, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का ऐसा दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें दोस्तों आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन, क्या दोस्तों किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 20 की धारा 3। क्या नाम है दोस्तों, किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद की धारा 20, अनुच्छेद 20 की धारा 3 के द्वारा दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में दोस्तों आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया? आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 की धारा 3 में। दोस्तों चलते दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों नीमो डिबेट विश्व वेक्सारी। क्या नाम है दोस्तों, नीमो डिबेट विश्व वेक्सारी। दोस्तों नीमो डिबेटे विश्व विकसारी दोस्तों एक नियम है दोस्तों जो कि किससे संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों नीमो डिबेट विश्व विकसारी का दोस्तों नियम किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों दोहरी जोखिम से। दोहरी दोस्तों जो जोखिम होता है उससे संबंधित एक नियम है दोस्तों जो कि दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर था। चलते हैं दोस्तों अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही सिंपल थे दोस्तों जिनकी हम बार बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, उनको हमने यहाँ पर नहीं लिया है दोस्तों। 13 क्वेश्चन बाकी थे। ठीक है दोस्तों, फिर कभी दोस्तों देख लेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो बार बार हमने आप लोगों को बता चुके थे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा दोस्तों कि कौन सा वाद ऑटोशंकरवाद के रूप में जाना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा दोस्तों मामला था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो कि दोस्तों ऑटोशंकरवाद के रूप में भी प्रसिद्ध था? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए दोस्तों। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों
कि कौन सा वाद ऑटोशंकरवाद के रूप में प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। क्या नाम है दोस्तों? आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु। दोस्तों जो राज्य था दोस्तों ये दोस्तों ऑटोशंकरवाद के रूप में भी प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों 87 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 13 क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही सिंपल थे दोस्तों, जिनकी हम बार बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, वही क्वेश्चन थे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन कैसा आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करके दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे दोस्तों वीडियो की श्रृंखला देखते हैं दोस्तों, तो हमारे दोस्तों भारतीय इतिहास की श्रृंखला भी देखे दोस्तों। इसी प्रकार बहुत ही जबरदस्त श्रृंखला है दोस्तों। समाजशास्त्र की वीडियो हम कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, उनको देखे दोस्तों। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बन ही जाएगा समाजशास्त्र का भी। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों हम वीडियो हम दोस्तों आप लोगों को लाते रहेंगे। करीबन दोस्तों हम दोस्तों 70 पेपर होगा दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले दोस्तों। भारतीय दोस्तों संविधान के 70 पेपर होगा दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा कराए गए थे। फिर दोस्तों हम दोस्तों यूपीएससी के द्वारा कराए गए पिछले 20 वर्षों के दोस्तों पेपर होगा दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आप सब मंगल कुशल होंगे दोस्तों, धन्यवाद।